हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थिफ के पार्ट 25 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और इबो वॉशरूम में मेकआउट कर रहे होते हैं। तभी जहान इबो से कहता है, यहाँ पर डिनर करने से तो बेहतर है कि तुम मेरे साथ हैंग आउट करो, मैं तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ। लेकिन इबो उसे ये कहकर मना कर देता है, बात सिर्फ हैंग आउट की है तब तो ठीक है, लेकिन हाँ, अभी मुझे अपनी वर्जिनिटी ज़्यादा प्यारी है। और अगर तुम्हारा इतना ही मूड हो रहा है तो फिर तुम उन वेट्रेस से क्यों नहीं बात कर लेते जिनके साथ थोड़ी देर पहले रंगरलियाँ मना रहे थे। अब जहान ईबो को चिढ़ाने लगता है कि क्या तुम जेलस हो, लेकिन ईबो साफ साफ मना कर देता है। तो जहान उसे कहता है, कैसा रहेगा अगर हम एक क्यूबिकल में चले जाए तो। ईबो कहता है, मेरे लिए तुम फ्रेंड ही अच्छे हो, मुझे सेक्स फ्रेंड नहीं चाहिए। तो जहान कहता है, तुम दोनों क्यों नहीं बन सकते। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो प्रेम पर विश्वास रखने वाले हो। तो ईबो गुस्से से कहता है, हाँ, मैं अपनी फर्स्ट नाइट अपने प्यार के साथ ही बिताऊंगा। वैसे भी तुमने पहला फुसलाकर मेरा फर्स्ट किस तो ले ही लिया है, तुम्हारे लिए उतना ही काफ़ी है। तो जहानू से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का वक्त है अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी उस राजकुमारी से शादी हो जाएगी जिससे तुम प्यार नहीं करते। क्या तब भी तुम अपनी बात पर अड़े रहना चाहोगे? कम से कम तुम्हें एक ट्राई देना ही चाहिए, मेरे जैसे को जिसे तुम कम से कम पसंद तो करते हो। तो ये वो चिल्लाता है, बस करो जहान का, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। जहान कहता है, क्या हुआ इबो, तुम तो हमेशा कहते रहते हो कि तुम गे नहीं हो, आज तुम्हारा जवाब बदल गया। मैं गे नहीं हूँ, इबो का जवाब आया। तो जहान शौक से उसे देखने लगा। तभी वो अपना गला साफ करते हुए कॉन्फिडेंटली बोला, मैं गे नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे टाइप का हूँ, इसलिए कोई होप्स मत रखना। क्योंकि वो सच में गे नहीं था, वो तो अपने दिल की बात सुनने वाला था। तभी इबो को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इफ़े, मैं तुम दोनों का कब से इंतज़ार कर रहा था, इबो कहाँ है। ये इबो के डैड की आवाज़ थी, जिसे सुनते ही इबो के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत जहान से अलग होकर उसको धक्का देकर एक क्यूबिकल में बंद कर दिया। जेम्स वांग वॉशरूम के अंदर आ गया और शक की निगाह से हर तरफ देखने लगा। उसे इबो वहाँ पर अकेला मिला। उसने पूछा, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इबो ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जेम्स वांग ने कहा, क्या तुम्हारे साथ और भी कोई है। नहीं, इबो ने कहा। तो जेम्स वांग ने कहा, उन दो वेट्रेसेस को जिस तरह से तुम देख रहे थे उसे देखकर ही मुझे शक हो रहा था। कल ये कंफर्म करूँगा मैं कि उन दोनों की जॉब न रहे। क्या आप पागल हो, इबो चिल्लाया। नहीं, लेकिन शायद तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हो। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पास कोई मकसद है, जेम्स वांग ने कहा। तुम्हें क्या लगा तुम जो चाहे कर सकते हो और मेरी नज़र से बच भी सकते हो। याद रखना, मेरी निगाहें हर वक्त तुम पर है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी चीज़ तुम्हारे और तुम्हारे गोल के रास्ते में ना आए। बदकिस्मती से मुझे फिर से एक बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कहते हुए जेम्स वांग उस क्यूबिकल का दरवाज़ा खोलने ही वाला था जिसके अंदर जहान बंद था। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। किस कीमत पर। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो आपने भाई के साथ किया था वही आप मेरे साथ भी करने की कोशिश कर रहे हो। और अब आपको चिंता सता रही है कि आपके बहू के सिवा मैं किसी और को चुन सकता हूँ। आप खुद की शक्ल आईने में देख भी कैसे पाते हो। मैं वही कर रहा हूँ इबो, जो मुझे करना चाहिए। तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है, ऊपर से वो एक घराने की राजकुमारी है। उसके साथ शादी करके तुम वहाँ के राजा बन जाओगे। बेशक चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो, लेकिन रहोगे तो वांग परिवार के बेटे ही। तुमने बचपन से वो सब कुछ पाया है जिसके लोग सपने देखा करते हैं। किसकी बदौलत, तुम्हारे परदादाजी की बदौलत। पता है, उन पर लोग हंसा करते थे, पर उन्होंने अपना दिमाग लगाकर तुम्हारी परदादी से शादी की, जो काफ़ी अमीर थी। जो मेहनत उन्होंने की है वो हम ज़ाया नहीं जाने दे सकते। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो 2 हफ्तों बाद तुम्हें राजकुमारी से शादी करनी ही है। बेहतर होगा तुम खुशी से करो, वरना तुम्हारे भाई और जोई के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। मैं समझ गया, इबो का जवाब आया। इसलिए नहीं क्योंकि उसे ये सब कुछ सुनकर अच्छा लग रहा था, इसलिए क्योंकि वो डर गया था बहुत ज़्यादा।
जेम्स वांग ने बाहर जाने से पहले ईबो को ऊपर से नीचे तक निहारा और कहा, बेहतर है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बॉडीगार्ड रखूं, क्योंकि कल से तुम ईफे के साथ अकेले घूमने वाले हो। वहाँ पर मैं तो नहीं होऊंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अपने डैड को फॉलो करते हुए ईबो चुपचाप डाइनिंग रूम में आया। अब सभी लोग अपना खाना एंजॉय करने लगे, साथ में गपशप करने लगे, जोक्स क्रैक करने लगे। लेकिन ईबो का मूड बहुत ख़राब था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन दो वेट्रेसेस को ईबो की वजह से अपना जॉब खोना पड़ रहा है। एक वजह और भी थी, कल से उसे किसी ब्रेनलेस गोरिल्ला को अपने साथ रखना था। ईबो ने पूरा दिन खाना नहीं खाया था, इसलिए वो शांति से खाना खा रहा था। तभी उसका फ़ोन उसके पॉकेट में वाइब्रेट किया। जब उसने खोलकर देखा तो वहाँ पर जहान का मैसेज आया हुआ था। एक चीज़ के बारे में तुम बिल्कुल गलत हो ईबो। किसने कहा कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो? सिर्फ तुम्हारा जहानगा और उसके जोक्स। ईबो चकल करते हुए सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मैसेज आने के बाद ईबो का मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। जो खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था वो भी उसे ठीक ठाक लगने लगा, कम से कम पेट भरने लायक तो सही। बाकी का खाना चुपचाप खत्म हो गया। जेम्स वांग और ईबो ईफई और किंग को उनके होटल तक छोड़ने गए। ईफई ने ईबो को गुड बाय किस किया, फिर दोनों वापस अपने घर पर आ गए। इससे पहले कि ईबो अपने कमरे में जाए, जेम्स वांग ने उसे याद दिलाया कल उसे शॉपिंग पर जाना है। दूसरी तरफ उठने के बाद हाओशान हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ था। आज ऑफिसर सॉन्ग किसी लूटी हुई ज्वेलरी शॉप पर आए थे और हमेशा की तरह चोर को ना पकड़ पाने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। हाओशान तो बस इतना चाहता था किसी तरह से उसकी ऑफिसर से बात हो जाए, क्योंकि कल रात की बात अभी तक वो भूला नहीं था और सुबह ऑफिसर लिटरली उसके घर से भाग चुका था। हाओशान ने देखा कि सॉन्ग जियांग बहुत परेशान है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद ऑफिसर अपना पेट पकड़कर नीचे झुक गया। हाओशान तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और तुरंत दौड़ता हुआ ऑफिसर के पास चला गया। लेकिन उसे कुछ समझ में आए इससे पहले ही ऑफिसर ने उसे हथकड़ी लगा दी थी। मैंने तुम्हें आगाह किया था, ऑफिसर चिल्लाया। मैंने कहा था ना, अगर दोबारा मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। पर इधर हाओशान के दिमाग में तो सितारे चमक रहे थे, क्योंकि जिस तरह से ऑफिसर सॉन्ग ने उसे कार के बोनट पर बेंड किया था, साथ ही वो भाग ना पाए इसलिए उसे अपने पैरों के बीच जकड़ के रखा था। उसके हाथ उसके पीठ पर लेकर उसे हथकड़ियाँ पहना रहा था, साथ में अपनी बॉडी उसकी बॉडी पर प्रेस कर रहा था। हाओशान के दिमाग ने तो काम ही करना बंद कर दिया। ओह गॉड, ये तो कितना हॉट है, हाओशान ने कहा। चुप करो, ऑफिसर चिल्लाया और हाओशान की तलाशी लेने लगे। अगले ही पल हाओशान के पट पर उसका हाथ प्रेस हो चुका था। हाओशान तो जैसे जन्नत की सैर कर रहा था। दरअसल ऑफिसर उसके पास कोई वेपन तो नहीं है ये चेक कर रहा था और उसके टचेस हाओशान को पागल बनाए जा रहे थे। चलो, कम से कम तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, ऑफिसर ने कहा। तो हाओशान ने कहा, किसने कहा? हाओशान की बात सुनकर सॉन्ग जियांग ने फिर से एक बार उसके पैंट में हाथ डाला। थोड़ा सा नीचे, हाओशान ने कहा। तो ऑफिसर ने बिना कुछ सोचे उसकी बातों के अनुसार अपना हाथ और नीचे किया। थोड़ा सा राइट, हाओशान ने कहा। तो ऑफिसर सॉन्ग जियांग का हाथ जैसे ही किसी सेमी हार्ड चीज़ से टकराया, हाओशान ने जोरदार मौन किया और जियांग जंप करके पीछे हो गया, जैसे कि उसे सांप ने डस लिया हो। अब हाओशान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और जियांग दांत पीसते हुए उसी गाड़ी के अंदर धक्का देते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। हाओशान ने कहा, ऑफिसर, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मेरी अपनी कुछ वजह थी। तो ऑफिसर ने पूछा, क्या वजह थी? हाओशान ने कहा, पहले तो तुम मुझे बिना बताए मेरे घर से भाग गए और दूसरी बात, मेरा कुछ सामान भी चुरा कर ले गए। जियांग ने ठीक से याद किया, उसने तो कुछ भी नहीं चुराया था। वो खिसियाते हुए हाओशान से बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया था। हाओशान ने हंसते हुए कहा, आपने मेरा दिल ले लिया है ऑफिसर। अब ऑफिसर सॉन्ग जियांग गुस्से में बोले, और बकवास करते रहो, जितना तुम बोलोगे उतने मैं तुम्हारे खिलाफ चार्जेस लगाऊंगा। तो हाओशान ने कहा, किस बात के चार्जेस? वैसे उसकी बात भी सही थी, आखिर ऑफिसर उसके खिलाफ कौन से चार्जेस लगाता। दोनों काफ़ी देर तक झगड़ते रहे।
इधर हाओशान खुश हो रहा था कि उसे ऑफिसर के साथ और ज़्यादा वक्त बिताने को मिल रहा है, लेकिन जब उसे पता चला वो अकेला नहीं होगा तो उसका मुंह ही लटक गया। दूसरी तरफ सॉन्ग जियांग उसे ये बता रहा था कि वो कुछ नहीं चुरा रहा, क्योंकि वो एक राइटियस पर्सन है। ऑफिसर ने हाओशान को जाकर सेल में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हाओशान बाज नहीं आया। वो तब भी ऑफिसर सॉन्ग जियांग को परेशान करता रहा। जब कोई और ऑफिसर उसकी मदद के लिए आता तो वो तुरंत मना कर देता और ऑफिसर सॉन्ग की डिमांड करता। इसी बातचीत में उसे पता चला कि ऑफिसर सॉन्ग का पूरा नाम ऑफिसर सॉन्ग जियांग है, जो उसे बहुत पसंद आया। हाओशान की बकवास से परेशान होकर ऑफिसर सॉन्ग जियांग ने उसके कलीग्स को घर भेज दिया और वो खुद नाइट शिफ्ट के लिए रुक गया। हाओशान इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि अब वो सॉन्ग जियांग के साथ अकेला होगा। तभी उसकी खुशियों में खलल डालने के लिए वहाँ पर ऑफिसर म्याम्या आ गई, जिसे देखते ही जियांग परेशान हो गया। म्याम्या ने उससे माफ़ी मांगी कि वो क्लब में उससे मिलने नहीं आ पाई। इधर जियांग को सब कुछ पता होते हुए भी उसने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। इधर हाओशान को ऐसा लग रहा था अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका प्यार उसके हाथ से चला जाएगा। इसलिए उसने सीधे सीधे म्याम्या को निशाना किया और कहा, मैंने कल तुम्हें देखा था किसी और लड़के के साथ मेकआउट करते हुए। वैसे कोई बात नहीं, वो लड़का मेरा पुराना दोस्त है। उसकी बात सुनकर म्याम्या ने उसे पहचानने से साथ ही ये बात कबूल करने से साफ इनकार कर दिया कि कल वो क्लब गई थी। म्याम्या की बात सुनकर तो जियांग और भी ज़्यादा डिप्रेस हो गया। म्याम्या को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। लगभग पिछले 1.5-2 सालों से जियांग को उस पर क्रश था, लेकिन शायद आज उसका विश्वास डगमगा रहा था। म्याम्या के वहाँ से चले जाने के बाद हाओशान को शाहजहान का कॉल आया। जब से शाहजहान का किडनैप हुआ था तब से उसने और शाहजहान ने ये तय किया था, चाहे जो भी परिस्थिति हो दोनों कभी भी एक दूसरे का कॉल नहीं टालेंगे। अब हाओशान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए ऑफिसर सॉन्ग का नाम पुकारने लगा और उससे ये कहकर अपना फ़ोन मांगने लगा कि उसकी बीमार माँ हॉस्पिटल में है और उसे उससे बात करनी है। ऑफिसर सॉन्ग दिल के अच्छे इंसान तो थे ही, इसलिए बिना नानुकुर किए उन्होंने फ़ोन लाकर हाओशान के कान से लगा दिया। हाँ माँ, हाओशान बोला तो शाहजहान हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला? तो हाओशान ने उसकी बात टालते हुए कहा, बताओ क्या बात है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शाहजहान ने कहा, तो मेरे बेटे सुनो, तुम्हें 5 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचना है, चाहे जो हो जाए। हाओशान ने बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात करते हुए फ़ोन काट दिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। ऑफिसर सॉन्ग भी अपने डेस्क पर जाकर बैठ गए। वो हाओशान की तरफ पीठ करके बैठे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हाओशान को चेक करते थे। इधर हाओशान जैसे ही सॉन्ग जियांग को अपनी तरफ देखते हुए देखता तो वो कभी फ्लाइंग किसेस देता, कभी आंख मारता, तो कभी कोई और इशारे करता। ये सब करके हाओशान को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि अगर ऑफिसर को ये सब पसंद नहीं होता तो वो फिर से हाओशान की तरफ नहीं देखता। सुबह के 4 बजे तक यही चलता रहा। ऑफिसर को नींद आ गई थी और हाओशान उसे बस देखे जा रहा था। अब शाहजहान के पास जाने के लिए बस 1 ही घंटा बचा था। हाओशान ने काफ़ी देर से छुपाई हुई एक चाबी निकाली, जिसे उसने तभी चुरा लिया था जब ऑफिसर सॉन्ग उसके पास आए थे और उनका पूरा ध्यान म्याम्या पर था। हाओशान चुपके से ताला खोलकर ऑफिसर सॉन्ग जियांग के पास गया। उसने ऑफिसर के पास से अपना मोबाइल ले लिया और अपने हाथ पर सर रखकर शांति से सो रहे ऑफिसर के बालों को सहलाया। तभी ऑफिसर की नींद खुली और उसने हाओशान को पकड़ लिया। उसे देखकर लग रहा था कि वो गहरी नींद में था, लेकिन फिर भी हाओशान को पहचानने लायक उसके सेंसेस काम कर रहे थे। तुम बाहर कैसे आए? ऑफिसर ने पूछा। तो हाओशान ने कहा, मैंने कल ही चाबी ले ली थी। ऑफिसर की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, क्या तुम उठाईगिरी भी करते हो? तो हाओशान ने कहा, मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स जानता हूँ। ऑफिसर ने चौंक कर पूछा, तुम पहले भी आज़ाद हो सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं गए, क्यों? तो हाओशान ने कहा, पहले तो ये कानून के खिलाफ होता और दूसरी बात, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे 5 बजे तक उससे मिलने बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ।
कल तुमने मुझसे एक चीज़ और चुराई है, मेरा पहला किस, जो अब मुझे वापस चाहिए। ऑफिसर उसकी बात सुनकर बहुत शॉक हो गया, लेकिन तभी हाउशान ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे रफली किस करने लगा। ये इनोसेंट किस नहीं था जैसे पहले ऑफिसर ने हाउशान को किया था। हाउशान ऑफिसर को दिखाना चाहता था कि वो किस हद तक ताकत रखता है, ताकि अगली बार जब भी कभी ऑफिसर किसी को किस करने की सोचे, उसे सिर्फ और सिर्फ हाउशान का ही ख्याल आए। ऑफिसर ने अपने हाथ उठाकर हाउशान के चेस्ट पर रखे, उसे पुश करने के लिए। ऑफिसर स्ट्रांग था, लेकिन हाउशान स्ट्रॉन्गर था। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से हाउशान और छिट गया। उसने ऑफिसर के बुट को ज़ोर से प्रेस किया, जिससे ऑफिसर का मुंह खुल गया और हाउशान को अंदर एंट्री मिल गई। ऑफिसर का अनस्टॉपेबल मौन हाउशान के लिप्स में दबकर रह गया। पीछे हटने से पहले उसने ऑफिसर के लिप्स पर जोर से बाइट किया। अब ऑफिसर के पैर लड़खड़ा गए। उसने हाउशान के कंधे पकड़कर ठीक से खड़े होने की कोशिश की और हांफते हुए कहा, तुमने झूठ बोला था कि वो तुम्हारा फर्स्ट किस है। अब हाउशान ने अपना वॉलेट उठाते हुए कहा, वो मेरा फर्स्ट किस ही था, तुम्हारे साथ। कमी नहीं कही के, ऑफिसर जोर से चिल्लाए तो हाउशान बाहर दौड़ते हुए हंसते हुए बोला, ऑफिसर हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। हाउशान जल्दी जल्दी अपने घर के पास पहुंचा, जहां पर शाहजहां पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारे पास 15 मिनट है, नहाओ और मेरे साथ चलो। नहाकर आकर गाड़ी में बैठने के बाद हाउशान ने शाहजहां को अपनी पूरी स्टोरी बताई। वो कितनी बुरी तरह से ऑफिसर को चाहता है। तो शाहजहां हंसते हुए बोला, उस लड़की का तुम्हारे अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। हाउशान ने हाँ में सिर हिलाते हुए उससे पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तो शाहजहां ने स्मार्क करते हुए कहा, किसी फेमस आदमी को बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है। हाउशान ने उसकी स्टोरी सुनने के बाद आंखें रोल करते हुए कहा, तो मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? शाहजहां ने कहा, क्योंकि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो क्या तुम इस गेम का हिस्सा बनना चाहोगे? हाउशान ने हंसते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी जनाब। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।